All right, so let's quickly begin आज का show. Breakout charts, Profit Big Bull, sir. Am I audible? Yes, Vishu. Awesome, All good. awesome. Yeah. ग्रेट। ठीक है। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। हमारे साथ आज पूरा एक पैनल है। ब्रेकआउट चार्ट सर हैं, प्रॉफिट बिग बुल सर हैं, joined us already. Preeti ma'am is also gonna join very soon. Harsh Dixit sir would also be on the way. We'll discuss with them a lot of things today. And so without any further ado, let's quickly begin. अगेन बात मार्केट की होगी। आज भी मार्केट कुछ अलग मजे ले रहा था। थोड़ा सा गैप डाउन में खोला, फिर पूरा रिकवर किया, देन लास्ट में भी आई थिंक कुछ फिर थोड़ा, बट देन अजीब ही चाल थी आज की भी। आप दोनों से ही आपका व्यू जानना चाहूंगा। हाउ अबाउट ब्रेकआउट चार्ट सर, आपसे शुरू करते हैं। व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज हैपनिंग? आई वुड रिक्वेस्ट प्रॉफिट बिग बुल टू गो फर्स्ट। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, थोड़ा सा वॉइस आएगा बाहर से, तो 2 मिनट में मैं पहुंच डेफिनेटली, जाऊंगा। नो इश्यूज। Definitely, definitely. Breakout chat, sir. Can we have your thoughts on the same, please? Sorry, Profit Big Bull, sir. Yeah. Good evening, all. Good evening, Vishu and Breakout Chart, sir. Uh, Regarding my view, guys, I am bullish on the market. I don't see a major fall going forward. I think we have result season lined up. I think 11 या 12 जुलाई के आसपास we will be having our results. Uh, there is a you can say background to it. I think I've been saying, I think, and I've been tagging sorry, Tinker as well. You have to understand the data. Price action and all the things will go beyond, but one has to understand the data. Guys, the data for the next series for Nifty is the put call ratio is 1.2. Let's understand, like, uh, if there are 12 puts written, there are approximately, you can say, 10 calls written against that. So the ratio is really light as per me. So one should not be bearish at this point of time. So मार्केट में अगर कोई राइटिंग कर रहा है उस लेवल पे, यार वो अपने आप को तो ट्रैप करेगा नहीं। और राइटिंग कौन करता है? राइटिंग करते हैं HNIs, FIIs, DIIs। तो आई थिंक एट 15,200 मैंने खुल्लम खुल्ला बोला था, आई डोंट सी एनी फॉल। आई थिंक ब्रेकआउट चार्ट सर से भी मेरी बात हो रही थी लास्ट वीक के, उस टाइम पे 15,200 पे कोई बाय नहीं कर रहा था। अब 15,800 पे सारे बंदे बाय कर रहे हैं, बट अभी भी डेटा बहुत लाइट है। एंड आई थिंक वन हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि यार क्या इन्फ्लेशन कम होगी, क्या कॉमोडिटी सेक्टर सब सही हो गया, बट फिर भी मार्केट 700 पॉइंट का बाउंस लेगी। उसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे रीजन डेटा था, और कोई रीजन नहीं था। दो फैक्टर्स हैं गाइस, जो कि मैं मतलब कि वेरी इजी इकोनॉमिक्स। कुछ दिन पहले आप अपना क्रूड फॉल हुआ था 120 से अराउंड 100 या 101 के आसपास आया। फिर हमारे उसकी वजह से एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स ने वो किया। आज हमारा क्रूड राइज हो गया, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट फिर आज फॉल हो गए। बट देर इज अनदर थिंग विच मार्केट इज नॉट you Vishu, market is not and the people are not understanding. Vishu, what is USN USD INR rate? You can you tell what is the rate? The Sir, rate last I is, checked 77, yeah, 78 के आसपास। 78. Yeah. Yeah. So when the rate increases, which sector always gets benefit? Is it, will it be IT sector or not? यार कल को उनकी अर्निंग्स में ये जो रेट ऊपर गया है, क्योंकि उनकी बिलिंग यूएसडी में होती है। आप इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, ऑल आर बीपीओस केपीओस, इनकी बिलिंग किस में हो रही है? यूएसडी में हो रही है। हमारे फॉरेक्स के ऊपर पंगा पड़ेगा ना। बट आप कंपनी के धंधे के बारे में सोचो। कंपनी का धंधा तो बढ़ रहा है ना यार, ठीक है, मेरा रुपया वीक हो रहा है, वो मेरी इकोनॉमी के लिए गलत है, बट मेरी वो कंपनी के लिए तो अच्छा है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिजल्ट के बाद भागेंगे, बट एज पर मी, अगर ये
ऐसे ही बढ़ता रहा और लोग इसका 80+ का टारगेट दे रहे हैं कि और बढ़ेगा, दिस इज जस्ट नॉर्मल राइज। तो यार हमने, पहली बात है आईटी सेक्टर के ऊपर हमने बेरिश नहीं होना, हमने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। जहां पे आईटी सेक्टर गिरे, क्यों? क्योंकि जो यूएसडी आईएनआर है वो बढ़ रहा है, पैसा हमारा कमजोर हो रहा है। दूसरी बात, आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। विशु, 4,000 रुपए पे टीसीएस हर कोई बाय कर रहा है, बट 3,000 रुपए में क्या दिक्कत है यार? 1,900 रुपए पे इन्फोसिस सब बाय कर रहे हैं, 1,400 रुपए या 1,350 पे कोई। विप्रो 700 रुपए से 400 गिर गया। आई एम नॉट सेइंग कि विप्रो 400 से 800 चला जाएगा, बट 400 वाला 470 480 तक तो जा सकता है ना, आपको 20% रिटर्न दे देगा। सो दिस इज द टाइम टू बाय। द रीजन, द फर्स्ट रीजन इज पुट कॉल रेशो, द सेकेंड रीजन इज वैल्यूएशन। यार आप पी को देखो, आप कैगर को देखो, आप मतलब फंडामेंटल को देखो यार, और कितना फॉल होंगे। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट, आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग कि यार रिलायंस अगर नहीं चलेगा तो मार्केट ऊपर होगी। मार्केट ऊपर क्यों होगी? क्योंकि वो एक जेन्युइन तेजी है। आप, जो हमारी 15,200 से मार्केट 15,900 तक गई है, उसमें रिलायंस का एक पॉइंट का भी रत्ती भी वो नहीं है। आप इस तेजी को समझो। लास्ट टाइम जब भी हम 17,000 या 18,000 तक हम सस्टेन कर रहे थे, दैट वाज ओनली ड्यू टू एक स्टॉक को बढ़ा रहे थे, बाकी स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। बट आज के दिन के ऊपर अगर आप देखोगे, एक्सिस बैंक 640 का लो नहीं तोड़ रहा, इंडसइंड बैंक 800 के आसपास है, आपका एचडीएफसी बैंक 1280, आपका एचडीएफसी लिमिटेड 2,2100 के आसपास चल रहा है। तो ये जो मेजर हैवी वेट्स है, इनकी वजह से मार्केट 800 पॉइंट, बाटा इवन 1650 से 1750, 1780, एलटी ने भी आज अच्छा दिया। तो एज पर मी ये जेन्युइन तेजी है। आपका टीसीएस देख लो, आपका इन्फोसिस देख लो, यार वो बढ़ रहे हैं। तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि वेरी हाइप्ड है। ये सिर्फ मार्केट कैप की गेम है रिलायंस में। रिलायंस को जस्ट ऊपर रखा जा रहा है। अगर आप एक वाहियात स्टॉक रिलायंस है, उसकी पिछले 3 क्वार्टर की अर्निंग्स देख लो यार, कंपनी लॉस मेकिंग है। रिलायंस का जियो का धंधा, भारती ऊपर जा रहा है, जियो नीचे जा रहा है। जो उसका ऑयल का बिजनेस है वो उसका नीचे जा रहा है। बट भाई उसका मार्केट कैप है, उसको ऊपर रखा जाता है ताकि निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरीज होती है ना, उसके गेम को सही करे किया जा सके। इस बारी जो 15,200 से हम 15,900 गए हैं, ये विदाउट रिलायंस गए हैं। और मैं ये साफ बोल रहा हूं, जिस दिन रिलायंस चलना शुरू हो गया, जिस दिन रिलायंस ने रिवर्सल ले लिया, समझ लेना मार्केट ठुक जाएगी। आई एम टेलिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू, दैट जिस दिन, गाइस नोट कर लो, जिस दिन रिलायंस चलना शुरू हो गया, उस दिन मार्केट ठुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन इंडेक्स मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। फिर आपको इन्फ्लेशन की भी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको कमोडिटीज में भी ये पता लग जाएगा। फिर आपको लोग कहेंगे एल्यूमिनियम का प्राइस गिर गया, कॉटन का प्राइस गिर गया, वीट का प्राइस गिर गया। सो अभी के लिए जो मेरा व्यू है विशु, 10 जुलाई तक हमने शॉर्ट नहीं रहना। मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन जाएगी, सब कुछ होगा। डेटा अपने साथ है, हमें सेक्टर्स पिकअप करने हैं, कौन कौन से सेक्टर में पैसा लग रहा है, उस स्टॉक्स में रहो, आप पैसा कमा के जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, नेक्स्ट 15 days, लाइक नेक्स्ट, नाउ इट इज 28th, आई थिंक टिल 10th of July, if you pick a good IT stock, you will get 7 to 8% return. Mark my words. This is my view. Data is very light. Market is buy on dips, not sell on rise at this point of time. After 11th, if the data changes, if put call ratio changes and it goes to some level, then I'll update, then we can short it, but not at this point. Thank you. Absolutely brilliant. Thank you so much for that analysis, sir. हमारे साथ ऑफ कोर्स ट्रेंडोनॉमिक्स सर, हर्ष दीक्षित सर भी जुड़ गए हैं एंड प्रीति तिवारी मैम भी जुड़ गई हैं। प्रीति मैम हम लोगों के साथ पहली बार ट्रिंकर पे हमारे साथ बात कर रहे हैं हम लोग उनसे। सो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड टेकिंग आउट टाइम टू टॉक टू अस। मैम आपसे भी आपका व्यू जानना चाहूंगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड हाउ डू यू सी थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम हियर ऑन?
Hi everyone. I think in all the speaker section, I almost know everyone instead of Prophet Big Bull who is speaking right now. So hi to him as well. I'm listening him for the first time. So he was, I think he has talked sense. But when we are talking about the stock picks and when I am not going to talk about how market is reacting because I think ये सभी लोग बात कर ही रहे हैं. It's just that I think most of the people who are talking on what stocks can be picked or how the stocks can be picked. This basically I think you should calculate the profitability of each industry within a sector. This is one way I think you can go ahead and you can choose or pick your sector. So you can definitely have a check on what is the ROA or ROE of that particular sector. Average can be taken as around 5 years. What is the ROC? What is the OPM and stuff? Also, I think definitely you should also have a limitation to your method. So when let's take an example of IT industry. So if there is an industry into technology or software, so we have more than 100, 30 companies into that particular segment. So all these segment, let's take TCS or Wipro or any of these company. So they have almost the kind of excessive competition within their own industry. So there are too many players who are operating in the same industry, which actually eventually reduce the moat of that industry itself. So I think it also affects their sales and margin. So once somebody is trying to get into a particular sector for the profitability method, I think they should go ahead and have a proper analysis done on that particular sector, depending on whatever they feel that is a way of the way of analyzing that particular sector for them. So I believe when we talk about moat, there are many other sectors which have less competition, and because of that less competition, it's very easy for them to maintain their sales and margin in that particular segment. So that is something I think that people should look at. And We were talking about IT industry. I think apart from IT industry, we have the same thing in the financial sector as well. So whenever somebody is getting into those segments, they can also check, what kind of operation or operative margins that they have. So I think this kind of algorithms, if somebody can put into their screening way of getting into any kind of sector they are getting in, that will help them to have a better ratio of profitability. Um, and when we get back to the long-term investors, I think they should bet on the sectors which basically covers the important sectors because see, we have great population here. We have a lot of consumption happening in our country. So when we get into any long-term investment, I think people should get into any kind of company which has a lot of consumption in the market. That will help them to get into a more of a profitability kind of zone. And when we were talking about markets, I have heard him. So for me, I think I beg to differ on this probably. So I am not at all buy on dips for the moment. I'm probably short on rise kind of. I personally believe that this is short on rise kind of market or sell on rise kind of market. We definitely can go ahead and see some important levels like 16200 and stuff. So until unless 16200 is not sustained at least on a weekly basis, I am not the person who is buying. So respects to everyone's view, but this is what my personal view is, that for me I am not at all into buy zone at all. There would be some stocks which will be very specific on with respect to the industry which is in at the moment, like there are sectors into petrochemical sectors which are doing well. So these could be the sectors that somebody can pick in, like there's MRPL, Chennai Petro, Kothari Petrochem, Manali Petro, and all these. These could be the swing sectors which can somebody get into, and steels maybe could we can see a rebound there. But apart from that, I am a person who is at least reluctant as of now. But I'll be very honest, I was a person who missed the beer rally as well. So if somebody is actually listening to me should understand that I have actually missed the beer rally as well. So I would not be the I may go wrong as well.
But this is my personal view, and for me, I think we should be cautious for longs at the moment, because yeah, there is, I think there's lot of absorption of bad news as well. Inflation has been absorbed, and the kind of the other geopolitical news was there, that also has been absorbed. But I think one should react cautiously, because I was also thinking that there are some absorptions going on, but one fine day all the absorptions will burst, and then we can see a fall as well. So you never know, this can happen sooner or later. But I think the important levels to watch out for would be 16,200 personally for me. But rest, I think there are many other great analysts as well, who can have a better analysis on this particular level thing. But for me, this is my view, Vishu. Awesome, thank you so much for that, मैम. Of course, मतलब ये इस बारे में तो कहा ही जाता है हम लोग के. Of course अभी दो different opinions भी आए हैं, दो different views आए हैं. So मार्केट में एक बहुत फेमस कोट है कि सौदा तभी होता है जब दो, कोई खरीदने वाला हो, एक बेचने वाला हो. So this is very interesting to see. And of course, the second thing is there's not no one way to make money in the market. So different set of opinions, different set of analysis. That's always great to have. Thank you so much for that, Preeti ma'am. I'll come back to you. I have a lot of questions for Profit Big Bull sir and Preeti ma'am, both of you. Let me get Harsh Dixit sir's opinion as well. Sir, are you there with us? Yes, yes. Thanks, Please, Vishu. sir, if I may have your opinion. Yes, sir. Yeah. So, from trading perspective, my view keeps like changing from bullish, bearish, depending upon the levels, depending upon the setup, depending upon the chart patterns. Currently, sorry. From short-term point of view, unless and until we are going below 15,700, on a closing basis, my view remains bullish. In trading perspective also, uh, uh, below which, below 15,650, I will probably like to go bearish for short term if we go below that on closing basis. Unless that happen, I'm bullish only in trade from trading perspective. Now I come to investing perspective. So since last 8 9 months, I have been very bearish, and I have always asked the people to stay away from investing, any kind of investing. I was little early, of course. I mean, in October, late September, October, I was early to say that okay, we are going to end the bull market, and maybe here also I'm little early to say that we are going to end the bear market. As an investor, I see that there is tremendous opportunity. Of course, but if I'm bullish, I don't go and like buy everything 100% and like sit. No, it's not like that. I would like to see the price action over next 2 months, 3 months. What is happening? Are we going to sustain above? Say we start going above 16,400, 800, 17,000 levels. Then I will get more bullish in terms of uh, investment point of view. Unless that happens, I will wait. I will keep adding small in small pieces, not like adding everything right now, adding 10 20% right now, then observe what is the price action over next 1 2 months. If we go higher, then definitely I'm going to invest more. I'm talking because last time also we had the space and we discussed the same things. I'm tracking a lot of things. I'm tracking bond yields. I'm tracking dollar index. I'm tracking lot of commodities. I'm tracking US markets. A lot of markets I'm tracking, and globally, from the point of view of charts, I'm purely a technical guy. I follow only charts and cycles, and I believe that charts tell everything ahead of time, and fundamentals lag 1 quarter behind. That's my belief, and I have been. I mean, I'm actually from fundamental background. I'm MBA finance, also done Indian CFA, but I purely believe in charts because yes, obviously, when the things are changing, we don't know as an individual. We don't know what is the change happening, what is it going. But insiders always know what is the change, what's going to be the change in next quarter, or maybe next 6 months, and they always take actions based on their inside information, and it is purely reflected on charts. And I believe the cycles repeat over the years, over and over again. So after a bull cycle, there will always be a bear cycle, and after a bear cycle, there will always be a bull cycle. So
I think we might be ending near to the end of bear cycle from the charts. From the charts, I'm getting the signal, but of course, it's very early. Like in last September, October, I was early to call for the end of bull market. Maybe here also I'm early to call for the end of bear market. Uh, but from the investing point of view, I don't see very large downside. Maybe 1,000 points more from here. I don't disagree with that. If we go below, say, 15,600, 15,500, maybe we'll have another, say, 800,000 points downside. I don't disagree with that. But I don't see a very huge downside going ahead. And if we start going above 16,400, 800 zone, then I will start getting again bullish. A lot of sectors like IT has been beaten down. And IT stocks have dropped almost of 40%, 50%. Some of the stocks, metal stocks have beaten down. Metal stocks have dropped heavily. A lot of sectors actually. We don't see the pain in index. In index, we never see the pain, but in the pain is in broader market. The broader market has been beaten down. A lot of stocks have been beaten like 40, 50% or more. So if you watch index, we will never see that okay there was a bear market. But if you watch the broader market, definitely there is pain in portfolios. So in terms of like correction, if one says that no index haven't dropped, so correction is not done, probably he's not watching the broader market, and maybe he's getting fooled by the index because index is not showing the real picture what's happening in the broader market. So that's why I say in index, yes, there might be a downside if we go below 15,500, but not very huge downside or prolonged bear market. I don't see because I a lot of charts I'm watching. I mean, US markets also I'm seeing that probably US market has completed the correction cycle. Yes, obviously we have to go up. I mean, I watch Nasdaq, S&P, Dow Jones. I'm watching even European markets, DAX. I also watch Chinese market. Chinese index has given a very huge, I mean, completed very long-term bear cycle, and Shanghai Composite Index, and it has already started coming up ahead of the all global markets. Actually, it made the low in March, and it is up very much by a percentage right now as compared to the other global markets. So maybe the worries in China also getting over. I will wait. I will wait, obviously, to a couple of levels to be crossed on upside globally. And bond yields, especially bond yields, probably when it drops below 2.7. Currently, it is showing a negative divergence on weekly chart and a bearish candlestick. Same with dollar index. So basically, in last October, when dollar broke out, dollar index broke above 94, that was a sign that okay, and along with the bond yields, that was a sign that something's going to happen in equity. The equity is in danger. That was sign last October. So currently we have a sign that okay, yes, probably dollar and bond yields are topping out. We have to see the breakdowns on downside, obviously. Then we can see that yes, probably inflation has peaked. A lot of commodity prices have come down. A lot of base metals have come down. In US, wheat prices have come down. Cotton prices have come down. Uh, so we get the data after 1 quarter. So maybe in at the end of September, we might get the data that yes, commodity prices have cooled off. Maybe inflation has cooled off. By that time, maybe bond yields also come below, say 2.7, maybe 2.5. I see it dropping very sharply. The way it has risen, I see it dropping also, both dollar index and bond yields. So obviously, it's currently it's just a kind of theory. I will like to see actually it's happening. Then I will get more bullish. But at least there is a sign. There is a sign from the cycles. I track Elliott wave cycles, and I believe that the cycles repeat. So from the cycle, Elliott wave cycles, I'm getting signs that probably the bear market is going to end. So a lot of charts which I discuss currently. So I will wait and watch. From investing point of view, I will definitely go buying in next 2 months. From trading point of view, my view keeps changing depending upon the setup. Currently, it's bullish. Below 15,600, I might turn bearish. Trading perspective. Right, absolutely. Thank you so much for that analysis, sir.
So as of now, we Agree. have got two people bullish on the markets, two experts bullish on the market, and one expert bearish so far. Breakout chats, do we have you now? Yes, Vishwa, आई एम अवेलेबल नाउ. Awesome. वैसे सर आपका वैसे रिव्यू जानना चाहूंगा. नहीं, वैसे दो बुलिश Yeah. नहीं है. एक बुलिश है, एक बेयरिश है, और एक अभी बाहर से खड़े होके देखना चाहते हैं. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट होने वाला है आज, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेजॉरिटी बनी जाती है कि बुलिश है या बेयरिश है. आज क्या है, मज़ा आने वाला है. सो कूल. मेरी बात करें तो इंडेक्स पर से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है. मैं स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहता हूँ. तो स्टॉक्स में मुझसे पूछा जाए, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में मतलब मज़ा आ रहा है. मतलब ऑटो सेक्टर देख लीजिए, ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है. ऑटो एंसिलरी देख लीजिए, रोज कोई ना कोई सा ऑटो एंसिलरी 5-7% दिखे जाता है. एंड टचवुड मैं पिछले 3 दिन से सही साइड खड़ा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई सा स्टॉक रोज 7-8% दिखे जा रहा है. सो मैं एक इंडेक्स बोल रहे, मतलब एक डेटा की वजह से बोल रहे हैं, प्रीति अपनी वजह से बोल रही है, और हर्ष सर ओवरऑल तरीके से दिख रहा है. मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम बॉटम बन चुका है मोटा मोटी. 95% आई एम श्योर कि बॉटम बन चुका है. थिंग इज, क्योंकि जो जो स्टॉक्स अब रिकवर कर रहे हैं ना, दो स्टॉक्स हैव फॉर्म अ लिटिल बेस. क्या होता है ना, जैसे अभी अपना कोविड में हुआ मार्च 2020, स्टॉक्स गिरे और धम ऊपर चले गए. मेजर स्टॉक्स में क्या बड़ा बेस नहीं था इतने बड़े फॉल के बाद. अगर आप स्टॉक्स अब देखेंगे ना, जो 20-30-40% गिरे हैं, और अगर वो रिवर्सल दे रहे हैं, तो उनके अंदर एक बेस बना हुआ है. तो जब भी बेस बन के एक बार रिवर्सल आता है ना, तो दैट इज़ अ मोर गुड साइन कि एक्चुअली में रिवर्सल है. अगर वो वी शेप पैटर्न होगा तो वो ज़्यादा डेडली होता है. अब एक स्टॉक देख लीजिए, स्टार फार्मा, आज प्रीति भी शायद कवर करी थी उसे. तो अब वो स्टॉक जो 1300 रुपये का 300 रुपये आ गया, वो भी रिवर्सल के टाइम में ना एक छोटा सा बेस बना रहा है, जो स्टॉक की हिस्ट्री में कभी बेस नहीं बनता. मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक में बना तो सब में बन जाएगा. बट आप ऑटो एंसिलरी देख लीजिए, आप कोई सा भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक उठा के देख लीजिए. आज एना नहीं, आज कौन सा चला था, आज कोई सा तो चला था, कल एनआर भी चला था. ऐसे ऑटो एंसिलरी में रोलेक्स रिंग्स देख लीजिए, या तो कंसोलिडेशन हो रहे हैं या ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं. तो स्टॉक्स वही ध्यान रखें जो कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं. वो वी शेप वाली रिकवरी स्टॉक से थोड़ा दूर रही है. अब रही इंडेक्स की बात, तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी तो देख ही लेता हूँ, मतलब इंसान हूँ. तो बैंक निफ्टी पर से मतलब डेटा वाइज तो मुझे लगता है कि डाउन साइड नहीं है, अप साइड का पता क्या, मतलब डेटा मेरा थोड़ा वीक है. तो डाउन साइड भी मुझे थोड़ा कम लगता है. फाइनेंशियल स्टॉक्स भी ठीक कर सकते हैं. प्रॉफिट बिग बुल से मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो ही वॉज बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस, एंड वो तो फाइनेंशियल सेक्टर भी एक ऊपर है. अब आती है बात, और क्या बचता है, और क्या बचता है, कमोडिटीज़. कमोडिटीज़ में देखिए, मेटल्स तो सब कवर करेक्ट हो ही गए. क्रूड थोड़ा सा नीचे आ चुका है. कॉटन प्राइसेस भी मैं आज ट्विटर पे देखा था, वो भी नीचे हैं. तब कमोडिटीज़ का इक्विटी मार्केट से क्या कोरिलेशन है मेरे को इतना समझता नहीं है. बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझसे बात करी जाए, तो जिस हिसाब से मेरा स्क्रीनर में क्या होता है, जब स्टॉक्स भरे रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग है. और जिस दिन क्या थोड़े थोड़े स्टॉक्स दिखते हैं, मैं समझ जाता हूँ साइड से. तो पिछले 3-4-5 दिन से मेरा स्क्रीनर भरा पड़ा है. तो वो मेरे लिए एक अपने आप में एक साइन होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग चल रही है. अब एक्चुअली में बाइंग होती तो है, बट कितनी बाइंग करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं. तो वो बहुत कम पे बने रहिए. जो मैं बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स ढूंढिए. ब्रेकआउट आता है तो बिंदास बाई कीजिए. तो स्टॉप लॉस लगाइए, बाई कीजिए. मैं इक्विटीज़ की बात करता हूँ, तो इक्विटीज़ पर आई एम बुलिश. अब इंडेक्स के लिए बाकी सब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, तो आई वुड बी, है ना, मोर अप्रिशिएटिव टू देम कि वो लोग इतना सब देख पाते हैं और हम तुम बता पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं. तो मुझे अच्छा लगेगा कि और भी थोड़ा कोई फाइन टच करना चाहे, मतलब मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए भी अच्छा हो जाएगा. सो इक्विटीज़ पर से बुलिश बने रहिए. बताओ, पेटीएम जैसे में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है भाई. मतलब आईटीसी के बाद एक ही तो स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट नहीं आता था, वो है पेटीएम. सो ओवरऑल अ गुड साइन. बट लेट्स सी, डेली बेसिस पे ट्रेड करते रहिए. जैसे मैं आज कुछ खरीदा हूँ, कल मुझे 5-6% मिलेगा तो आई एम आउट. तो रोज चर्न करिए कैपिटल को. 1-2% तो नहीं, 5-7% मिले तो बिंदास बाहर निकल जाइए. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो ओवर टू यू विशु नाउ. Right. Absolutely. Thank you so much for that. Harsh Dixit sir, आप शायद कुछ कह रहे थे. हाँ, आई मीन
ये जैसे ब्रेकआउट चार्ट्स ने कहा ना कि बॉटम मोस्टली बन चुका है, आई एम हैव द सेम व्यू, बट ऑब्वियसली आई मीन जब तक एक अप ट्रेंड नहीं होता तो अभी थोड़ा अर्ली होगा। आई मीन आई एम फर्मली बिलीव मे बी यही बॉटम हो गया है 15181 का। बट एक अप ट्रेंड आने दो, उसके बाद बात करेंगे। आई मीन अभी बोलना बहुत आई मीन जल्दबाजी होगी। राइट, एब्सोल्युटली। सो इस डिस्कशन से सर सो फार जो मुझे एक चीज दिख रही है, सो जैसा कि सर ने बोला कि सबके अलग, काफी अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, बट एक व्यू जो मुझे सभी लोगों का कॉमनैलिटी जो चारों के आप लोगों के व्यू में दिख रही है, दैट इज कि वी कैन बी स्टॉक ब्रेकआउट चार्ट्स का तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग यूज था कि वी कैन बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड बी ऑन द लुकआउट फॉर in equity segment. So as a platform, as a Trinkerr platform, we deal with equities mostly. I basically deal with equities only. I understand equities only. So we have to be very specific about it. So talk थोड़ा सा इसको और उसके आगे स्ट्रेच करते हुए हमारे चारों ही गेस्ट से मैं पूछना चाहता हूँ कि if they can tell us a little bit about, of course none of this is a buy or sell recommendation, and we do not give any buy or sell recommendations. This is purely for educational and analytical purposes. Starting with Profitbigbull sir, do you see, of course auto and metals में चल रहा है एक अभी rally type का सा चल रहा है, but other than that any sectors or any particular stocks that you see are that are gonna be really good in the coming days? ओके, विशु, ऑटोज का मतलब यार एक सीधा सा सेट पैटर्न है। आई थिंक मैंने ब्रेकआउट चार्ट सर को भी बताया कि हर महीने सेल्स के नंबर आते हैं यार। जितने भी हमारे यहाँ पे 300 350 बंदे हैं ना भाई, लास्ट वीक में ऑटोज नहीं सेल करना। ये हाइप बनाए जाते हैं, स्कॉट के ये नंबर, हीरो मोटोकॉर्प के ये नंबर, ये भाई नंबर की गेम है। ऑटोज में जब तक ये नंबर आउट नहीं होंगे हमने शॉर्ट नहीं करना। रिगार्डिंग मेटल्स, आई एम टेलिंग यू टाटा स्टील विल ट्रेड एट 800 to 700 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, आपका कोई भी हिंडाल्को हो गया, दो दो स्टॉक्स एक ना साइकिल होता है यार। टाटा स्टील ने 10 साल लगाए ब्रेकआउट देने के लिए, तो वो ब्रेकआउट हो गया। उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे रीजन था देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब यार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके पीछे लग जाएगा ना, स्टॉक मार्केट को खड़ा करने के लिए, ये जो 18,000 रुपए में मार्केट गई है, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से गई है कि दुनिया की, वर्ल्ड की जो भी सरकारें थी, जो भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने स्टॉक मार्केट को फॉल नहीं होने देना था। इवन यार यूएस की गवर्नमेंट बिटकॉइन बाय कर रही थी। जब एक दिन बिटकॉइन आई थिंक 2 साल पहले गिरा था, तो यूएस की गवर्नमेंट बिटकॉइन मतलब बाय कर रही थी। तो आज उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आज बिटकॉइन कहाँ है पे आप सबको पता है। तो मेटल्स में कुछ भी हो, अगर वो मेटल्स ऊपर जाते हैं तो सेल ऑन राइज है। ऑटोज के लिए हर महीने यही होता है कि भाई लास्ट के अगर आप देखोगे 1 से लेके 15 जून तक ऑटोज गिरे। लास्ट वीक में अभी ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में हुआ, सेल्स नंबर आएंगे उसको शॉर्ट कर देंगे। ऑटोज में आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा, बट अभी नहीं शॉर्ट करना। आई थिंक मैंने ट्वीट भी डाला था। दूसरी बात रही सेक्टर्स की बात, जैसे ब्रेकआउट चार्ट सर ने बोला बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स को ऊपर उठना पड़ेगा। बट अभी के लिए अगर मैंने अगले हफ्ते के लिए या 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक, आई एम ओनली सेइंग फॉर नेक्स्ट 10 days, अगर मेरे को बैट लेनी है, देर आर टू सेक्टर्स दैट आई एम बुलिश। वन इज सीमेंट। यार सीमेंट, उसके पीछे एक रीजन है, रीजन साफ है। एसीसी, श्री सीमेंट, आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, आपका रेमको सीमेंट, सारे सीमेंट स्टॉक्स पे देखो यार, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर वो क्लोज कर चुका है। मतलब आपका स्टॉक सीमेंट्स में इतनी बिकवाली नहीं हो रही है। सो सीमेंट एक सेक्टर है, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट कैन टच 6,000, एसीसी कैन टच 2,200, आपका इंडिया सीमेंट भी 180 के आसपास जा सकता है, श्री सीमेंट भी 20,000 तक टच कर सकता है। तो मतलब एज पर मी, वन शुड लुक टू बाय सीमेंट सेक्टर। सेकंड सेक्टर इज, हालांकि सेक्टर वैसे नहीं है, बट आपको कार्गो कंपनीज को वॉच करना चाहिए यार। कार्गो कंपनीज कौन कौन सी है? ब्लू डॉट, कॉनकर, एल कार्गो, टीसीआई, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। सो यार ये 5-6 कंपनीज देखो, मतलब इन कंपनीज में ट्रिपल टॉप बना है। तो जब भी एक ट्रिपल टॉप बनता है ना, सिर्फ एक वॉल्यूम, अगर आप डिलीवरी की बात करोगे,
मैं डिलीवरी चेक कर रहा हूँ ब्लू डार्ट की, आई थिंक बहुत फास्ट डिलीवरी उठ रही है पिछले 3 महीने में। अगर आप कंसोलिडेशन डिलीवरी देखोगे, परसेंटेज कम से कम यार 65% की डिलीवरी है। मतलब अगर 100 शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो 65 शेयर कोई बंदा अपने डीमेट में लेके जा रहा है। तो यार 7,000 रुपए का शेयर कोई बंदा डीमेट में लेके जा रहा है, तो यार कोई बड़ा बंदा ही उठा रहा है। और मेरे मतलब अगर आपको अगर देखना है तो यार कार्गो कंपनीज में आप देख सकते हो, वहां पे एक 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 मेरे हिसाब से, हालांकि वो स्टॉक्स आपके एफएनओ में नहीं होते हैं। जैसे ब्रेकआउट चार्ट सर ने बोला कि यार स्टार 350 क्यों चला गया, स्टार 350 इस वजह से गया है, उसके पीछे भी एक डेटा है। डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर्स, लाइक वी हैव 350 पीपल। स्टार अगले महीने से आपका यार एफएनओ से चला जाएगा। तो आप एक चीज को समझो, अगर किसी ने स्टार को 1,000 रुपए पे शॉर्ट किया था ऊपर, लेट से 1 साल पहले शॉर्ट किया था, वो अपने फ्यूचर को क्या कहते हैं कन्वर्ट करता होगा शॉर्ट को, तो उसने 280 पे लेके आया, अब वो फ्यूचर से निकल जाएगा, तो उसको जो उसने ऊपर से शॉर्ट किया हुआ था 1,000 रुपए से, यार कहीं ना कहीं तो पोजीशन काटेगा ना। जब वो पोजीशन काटेगा नीचे से, अगर आपका चौथी चीज क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट अनवाइंडिंग, जब आपकी शॉर्ट अनवाइंडिंग होगी तो तभी वो रिवर्सल दे रहा है, क्योंकि स्टार को आप एफएनओ से बाहर निकाल रहे हो, उसमें फ्लक्चुएशन कम होगी, कॉल पुट कम होगा। और अभी जो मैं बता रहा हूँ, मतलब बाय ऑन डिप्स इस वजह से है क्योंकि लोग आज के दिन के ऊपर ना एक 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 व्यू है कि मार्केट गिर सकती है, एक ना मतलब राइटिंग उस लेवल पे नहीं हो रही, पुट राइटिंग उस लेवल पे नहीं हो रही ताकि हमें एक बुलिशनेस दिखाए। जब तक पुट राइटिंग मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगा ना कि यार हाँ अब हम बुलिश हो गए हैं, जैसे पिछली बारी था 16,800 के आसपास गई है, 16,900 के आसपास गई, हर बंदे ने सोच लिया था कि 17,500 17,600 जाएगी, मार्केट ने एकदम 15,150 मारा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ना शॉर्ट करने का टाइम होता है और लॉन्ग करने का टाइम होता है। 15,200 पे शॉर्ट नहीं था, 16,800 पे लॉन्ग नहीं था। तो अभी रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, और मतलब 2 दिन के बाद हमारी मंथली एक्सपायरी है। जो बंदे ने जिस भी बंदे ने ऊपर से शॉर्ट किया हुआ है वो रोल ओवर भी होगा अगले महीने के लिए। सो ओवरऑल डेटा लाइट है, तभी मैं बाय ऑन डिप्स बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यार के अभी आपको ये सोचना चाहिए कि यार कल ही मार्केट ठुक जाएगी, मे बी यार 15 दिनों के बाद मार्केट ठुक जाए या 20 दिनों के बाद ठुक जाए, ओवरऑल मार्केट 15,200 भी तोड़ जाए, बट एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर आपको ये सोचना है कि यार अभी हमने शॉर्ट नहीं करना, अभी हमने बाय ऑन डिप्स करना है, लेट द मार्केट गो अप, वहां पे डेटा क्या बनता है, देन टेक अ डिसीजन ऑफ रिवर्सल। क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, या तो आज के दिन के ऊपर आप ऊपर जाने का वेट करो कि आप ऊपर से शॉर्ट कर पाओ, या आप नीचे आने का वेट करो, नीचे आप बाय कर पाओ। इट इज 80% ऑफ मार्केट और इन्वेस्टिंग इज वेटिंग, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। 10% इज स्किल, 10% इज कन्विक्शन। 80% बंदा वही मार्केट में पैसा कमा सकता है जो कि वेट करेगा। उसको पता होना चाहिए कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगी, कहां से मार्केट नीचे जाएगी। मेरी ब्रेकआउट चार्ट सर से मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक बात हुई थी, जब बैंक निफ्टी पे सारे चार्ट्स बेरिश थे, सब कुछ बेरिश था, बट डेटा बेरिश नहीं था, तो मार्केट वहीं से ऊपर गई। आपका एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और बाटा, मतलब एन नंबर ऑफ स्टॉक्स ने वहां से रिवर्सल लिया। सो आपको ये चीज देखनी है कि यार आज स्ट्रेंथ कौन सा स्टॉक दिखा रहा है या कौन सा सेक्टर दिखा रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर अप जा रहा है तो वो किसको बेनिफिट करेगा, वो हमारे आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट करेगा। अगर आप आईटी स्टॉक्स में देखोगे, नौकरी प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है, आपका कोफोर्ज प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है, माइंड ट्री भी आपका ऊपर है, आज एलटीआई में भी अच्छी बाइंग नीचे से दिखी, बाइंग नीचे से दिखी। सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, पिछले 6 दिन का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इवन विद लार्सन एंड टुब्रो। सो आपको सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे पैसा बन सकता है। सो वन हैज टू थिंक लाइक इन्वेस्टर। और मैं यही रेकमेंड सबको करता हूं कि जब आप एक चार्ट देख रहे हो ना, उसके साथ आप मतलब कि अ, अ, आप डेटा को जरूर देखो। आप अगर डेटा को नहीं देखोगे कि बड़ा बंदा या बड़ा प्लेयर कहाँ पे
पोजीशन ले रहा है, क्या वो आपको दिखा कुछ और रहा है और आपको वो वो कर रहा है। मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था, ग्रैनुअल्स ग्रैनुअल्स आज 280 पे गया, 280 पे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग थी, मतलब अगर वो 280 के ऊपर जाता ना, मतलब 280 वाला जो बंदे ने कॉल राइट की हुई थी, मतलब इतना उसको लॉस होता। एग्जैक्ट आज 280 पे वो टच करके इट फेल टू 270। सो आपको डेटा के हिसाब से ही कॉल्स लेनी है जब वो। और दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अब अगले एक्सपायरी में हम रोल ओवर अगर हो रहा है हमारा, अगर हमारा रोल ओवर होता है, अगर रोल ओवर हमारा पॉजिटिव होता है, अगर एक स्टॉक का नीचे से शॉर्ट करके अगली एक्सपायरी में हम पॉजिटिव रोल ओवर हो रहे हैं, तो यार आपको वो पहले हफ्ते में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन जाएगी यार। जिस दिन आप अगर, आपको मैं पिछले 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2011 2012 में क्या इन्फ्लेशन नहीं थी? इन्फ्लेशन वॉज टचिंग 12% इन इंडिया, स्टिल हमारी मार्केट ने ओवर परफॉर्म किया। मार्केट ओवर परफॉर्म उसी बेसिस पे करेगी अगर, अगर कोई कंपनी लेट से हमारी इन्फ्लेशन 11% है, अगर कंपनी का धंधा विशु 15% या 20% पे बढ़ रहा है, उसको इन्फ्लेशन से कोई कमी नहीं होगा। यार मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी को इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लेशन का लेना देना उन कंपनीज के लिए होगा जो डेट, जिनमें डेट है, जो अपने लोन्स को चुका नहीं सकते। अभी अगर मैं एज अ सेक्टर की बात करूं, मैं आपको बेरिश सेक्टर बता सकता हूँ। दो सेक्टर हैं जो कि बेरिश है, आपको अगर वो कल को राइज देते हैं आपको शॉर्ट ही करना है। एक सेक्टर है यार, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहला सेक्टर है हमारा रियलिटी। यार ब्याज दरें बढ़ी हैं, आज के दिन पे मेरी भी ईएमआई चल रही है, पहले मेरी ईएमआई चल रही थी 6.5% पे, आज उसका ब्याज हो गया 7.5%। मेरी ईएमआई महीने की 3,000 रुपए बढ़ गई है। तो आपको ये सोचना है कि यार एक जो नॉर्मल बंदा है जिसकी आज के दिन के ऊपर 50,000 या 70,000 रुपए की सैलरी है, क्या वो घर लेगा? पहले तो घर ले रहा था क्योंकि ईएमआई उसकी डाउन थी, बट आज उसकी ईएमआई अप हो गई है। अगर आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय, शोभा अगर नीचे गिर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। अगर वो बड़े थे तो भी उसके पीछे एक रीजन था। सो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ा, क्योंकि ब्याज दरें इतनी कम हो गई थी जिसकी वजह से रियलिटी में पैसा गया, आपको आप घर खरीदना बहुत आसान हो गया। सो एक तो ये हुआ सेक्टर। दूसरा सेक्टर मेटल्स। मेटल्स यार, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आपका जो भी आपके मेटल्स की कॉमोडिटीज है। कॉमोडिटीज एक साइक्लिक है। साइक्लिक क्या है कि यार चाइना ने प्रोडक्शन बंद कर दी थी ड्यू टू कोरोना वायरस, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री वाज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, तो उसकी वजह से वो बढ़ गया। 10 साल के बाद टाटा स्टील ने उस लेवल का आपको दिया। सो आपको ये देखना है कि यार कौन सा सेक्टर है जो कि आपको पैसा कमा के दे सकता है। पैसा आपको, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कार्गो कंपनीज हो गई, सीमेंट सेक्टर हो गया, आईटी हो गया। सो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको अल्ट्रा बेरिशनेस नहीं होना, क्योंकि ये कंपनीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 साल पहले भी 11% की इन्फ्लेशन थी और इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दिया। तो इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन जाएगी भाई। ये कंपनीज आपको पैसा कमा के देंगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आपको वो करेगा। अब एलआईसी क्यों नहीं चल रहा? एलआईसी इसी वजह से नहीं चल रहा। एलआईसी बहुत अच्छी क्या कहते हैं कंपनी है। 10 साल 20 साल पहले बहुत अच्छी कंपनी थी। मेरे मम्मी पापा और जो भी हमारे बुजुर्ग थे वो एलआईसी में अपने पैसे लगाते थे। बट एलआईसी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एलआईसी को फंड कहाँ किया जा रहा है? जहां भी गवर्नमेंट के जो भी घाटे वाले धंधे हैं ना, जैसे आईडीबीआई बैंक को फंड एलआईसी कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कभी आईडीबीआई बैंक को फंड नहीं करेगा, बट एलआईसी कर रहा है क्योंकि वो सरकार के अंडर है। तभी उसका शेयर 900 रुपए से 650 पे है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जो कंपनी आपको अर्निंग और आपके जो रिजल्ट्स अच्छे देगी, वो आपको, इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मार्क माय वर्ड्स, you will get 20 to 25% CAGR in next 5 years. But you need to know and you need to understand the fundamentals. If you are a long term investor, if you are a trader, please always think like
a big player, a big like on the basis of data. अगर आप डेटा नहीं देखोगे, आपको चार्ट्स पे कोई बंदा बताएगा ये वेव 5 खत्म होगी या वेव 6 खत्म होगी, ये वेव वूव सभी धरी की धरी रह जाएंगी यार। डेटा जो बोलेगा उसी हिसाब से चलो। अगर डेटा बोल रहा है लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाओ, डेटा बोल रहा है तो शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट जाओ। दिस इज माई ओवरऑल व्यू ऑफ मार्केट। थैंक यू। Right. Great. Thank you so much for that, sir. Preeti ma'am, of course, you said you are more of in a sell on rise mode instead of buy on dips. So, but you also said that there may be some exceptions. So, I would love to request you if you have something on your watch list, or if not, then even if you have a kind of a negative watch list, maybe which people should be, especially sell on rise का मौका मिले तो निकाला जा सके. I would love to know more about that, ma'am. So I think the best sector I think which somebody can look into at the moment is because there's been a recent news of single-use plastic ban. So this could be a sector somebody can look at. So in this sector also there is again a catch. So the catch is that the global pulp prices are expected to remain high because there's a lot of pressure in the margins because most of the pulps are being imported in India for making the papers. But still, if there is a swing sort of trade, there are few stocks which can be of swing picks for the moment. So the top pick of mine, I'm like there's a clear disclaimer. I'm not giving a recommendation, but then I think TCPL packaging is one of the pick that somebody or can have in their watch list because it is one of the largest manufacturers of the cartons, and they also have the standalone converter of paperboard. So they are into folding cartons and blister packs and stuff. So I think TCPL is a big player in this particular flexible packaging industry, and they are quite innovative in their technology as well. So they are also working something on environment sustainable packaging solutions. So this is one of the picks somebody can keep in their watch list. Apart from that, there are two other paper stocks which are good on fundamentals as well. One is JK Paper. They are mostly into the office papers, coated papers, and packaging boards. So I think somebody can be more specific to the packaging companies in that sense. So it also has a attractive valuation as well. So this is one, and West Coast Paper Mills. I think I was speaking to Breakout as well on this. So West Coast Paper Mills today only. I think we have discussed about this talk. So West Coast Paper Mills is something who is one of the oldest paper producers in the country, and they are also into uh, packaging papers, and they have got they are getting a lot of orders from industries as well. So they are the company who will be hugely benefited from the ban of single use plastic because their 95% of the revenue comes from the paper board and the paper division itself, and they have a vast network of distribution as well. And I think they have recently, I'm not sure about it, but then I think they have recently acquired Andhra Papers as well, which also had a huge production capacity. So this is one. These are the three stocks which somebody can basically track. And as per the ban, I think this is a recent sector which can see a good hike up at the current moment. And when it comes to the stocks or the segment which I think can be bearish for the moment, I think reality sector is something which I'm not very bullish on. So, so out of them, I think Godrej Properties and DLF is something that I think can be shorted, and I'm not sure. I shouldn't give the levels, but then I think they are the sectors which I think can be positionally short. Apart from that, pharma. In pharma also there are few sectors which are not performing and are actually on a very significant value or at the significant price action variation wherein we can short them as well. So
these are the sectors I think which we can go on the short side. Apart from that, one thing, we were speaking on the sectors that I think he explained very well about the inflation and stuff. But I would like to, also add on to one thing is that in this coming year, I think there are a lot many things which have driven the market a lot. Be it inflation, be it tapering interest rates, whatever. So I think there are a lot of things to come. I'm not at all talking on the bearish mindset, but people should be cautious about it. So uh, the geopolitical things are still not sorted that well. So that is something that somebody should take care of. So and also the ATR of the entire indexes have hugely expanded. So when I talk about Nifty's range, the Nifty range for now is of 1,000 points. So when I talk about 1,000 point, it is like 16,100 or 16,200 to 15,100. So this around 1,100 points is a big range to play in, even in positional mode. So very important to understand that for now the range is big. So even if they are going in any kind of positional sideline to be in the trade, things have to be very cautious. And second, if you are putting your foot in any kind of trade, so that should be the best foot forward. I don't know if you know hedging, you can do hedging. If you can play as per your position sizing, that would be the best thing that you can do, because most of the time what we see is that we trade as per we trade overnight position as per the Dow Jones, or we trade the overnight positions as per the SGX. And the second day things go very different. We open gap up and then we are 300 points down. So I think for now, as I said, sell on rise, but that doesn't mean that we cannot go bullish. So there are few range in the market wherein you can go ahead and you can find yourself comfortable as per your analysis. And positionally, the range is expanded, so people should understand that the kind of uh, uh, I think execution is there. Let it be data. Let it be the entire built up is very different. So previously we had a range of around, in Nifty we had a range of around 300 400 points, which was quite manageable, and which was quite okay to have the positions overnight as well. Now in Bank Nifty we have an entire range of not less than 2,000 to 2,200 points. So when it comes to managing your position, I think it is very easy for us to tell that you can see the data, you can see the charts, you can see the waves, or you can get into a simulator as per, or you can tighten your seat belt, you can hedge. So it is very easy to say. When it comes to execution, I think the best way to trade for now, like or on a very short term basis, is ensure that you have a exit plan first. Before the entry you should have the exit plan, because as per range expansion things can go haywire overnight itself. So somebody should be very very specific about their, as I said, the exit, so that they should manage the or reshape in case anything is out of the way, or anything which goes out of their analysis. So this is the very important thing people should take care of. And I think sectors I have already told. I think paper stocks and I'm bullish on, and reality I'm not that bullish on. So I'm bearish on reality sector, specifically Godrej Properties and real. That's my pick. Right. Awesome. Thank you so much for that analysis, Preeti ma'am. Okay. Trendonomics sir, Harsh Dixit sir, can I have something from you as well on the same? Yeah, yeah. So currently, I don't have anything bearish on my watch list unless and until we go like down, start going down. So on my watch list on bullish side, ITC is one strong stock. It's showing momentum above 270, and I think if it sustains and goes above 275, it can again show some bullish momentum. Again, from say agro commodity agri stocks, Dawat LT Foods is again showing some good bullish momentum. And from an investment point of view, also I'm bullish on that. Another stock from sugar, Renuka Sugar. I'm bullish, which is showing recently after going down, it has
started showing some bullish momentum on the upside. Uh, from the construction and engineering sector, Wellcorp is the one strong stock which is holding very strong in this downfall, and again almost near to the 52-week highs recently. So I'm bullish on that. From the steel sector, I'm watching JSW Steel, which is currently relatively stronger than other metal stocks, definitely. And I would like to go bullish above 590 once it goes above that. JSW Steel. And yeah, that's it. These are few couple of the bets I would be bullish. Um, I have not figured out bearish bets yet because my view is not yet bearish unless we go down, start going down again. Great. Thanks. Awesome. Awesome. Great. Great. Thank you so much for that, sir. Breakout chat, sir, are you there? यस विशु आई एम हियर। सब एक साथ आपका रियलिटी कैसा पे इतना इतना सारा बियरिश, ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरा थोड़ा कॉन्ट्ररी पॉइंट हो सकता है रियलिटी पे, क्योंकि मैं सबसे मतलब मैं सबको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि मैं होमवर्क दूंगा, बट सब बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो आपकी EMI 3,000 रुपये बढ़ गई। वो बात तो मैं चलो मान लिया, बट जो ये सारे कमोडिटीज़ नीचे गए तो उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम नहीं होगी क्या? मतलब एक बार थोड़ा सोचिएगा। मतलब मैं एक जनरल माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाह रहा हूँ कि जो स्टील 100 रुपये का हो गया था वो आज 65 रुपये का हो चुका है वापस। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 35 रुपये स्टील कम हुआ तो 5-7% तो कम हो ही जाएगी, तो EMI तो मैनेज हो गया। तो एक EMI के बेसिस पे पूरे रियलिटी सेक्टर को ठोक डालोगे तो थोड़ा मुश्किल है। अब रियलिटी सेक्टर देखना हो तो फिर फिनिक्स मिल्स देखिएगा कि पिछले 2 महीने में जब मार्केट गिर रहा था तो फिनिक्स मिल्स क्या कर रहा था। अब हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक हो, बट मैं तो रियलिटी पर से बोल रहा हूँ। सब बेयरिश हो गए तो मतलब कुछ तो गड़बड़े गया। सो मैं इतना बेयरिश नहीं हूँ रियलिटी पे। मैं मेटल्स पे भी नहीं हूँ। अब कितना गिराओगे बेचारों को? अब मेटल्स की बुल साइकिल याद है, बीच में सब बोल रहे थे कि मेटल्स की बुल साइकिल है, बुल साइकिल। अरे पढ़ो तो सही भाई, हर मेटल की बुल साइकिल में मेटल्स आधे हुए हैं हर बार। ऐसा नहीं है कि एक बार आधे होके वापस डबल नहीं हुए। तो ये मेटल्स की साइकिल ऐसी चलती तो लंबी चलती है। अब वो थोड़ा भी जियो पॉलिटिकल थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए करेक्शन बन सकता है। बट मेटल्स की साइकिल पड़ी है सर, 10-10 साल की जब मेटल्स की साइकिल आती है तो बहुत आम होता है कि मेटल्स डबल होके आधे हो जाए, फिर जो डबल थे मतलब आधे होने के बाद भी 4x हो जाते हैं। तो थोड़ा उस पर देखिएगा। मतलब अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब बेयरिश हो चुके हैं, आई एग्री। बट ये बोल देना कि अगले 6 महीने के लिए मेटल्स बेयरिश हो चुका है, तो सॉरी, आई विल बी कम्प्लीटली डिसअग्री विद ऑल ऑफ यू कि अगर मेटल्स को 6 महीने या 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेयरिश बोलना चाहें तो। सो मैं रियलिटी पे भी बेयरिश नहीं हूँ। मतलब ठीक है, 2-3 सेटअप मुझे अच्छे लग रहे हैं। जैसे सनटेक अच्छा लग रहा था मुझे, फिनिक्स में अच्छा लग रहा था, DLF में थोड़ी है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सब आई डोंट ट्रैक प्रीति, तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी पर से नहीं। बट ये दोनों सेक्टर जो अभी यहाँ पे कंसर्स होने का, मैं कम्प्लीटली बेयरिश नहीं हूँ, सॉरी गाइस। अब प्रीति ने बोला कि पैकेजिंग सेक्टर वेरी वेल जस्ट, कि मैं TCPL में था, बट मैं इतना दूर सिंगल यूज़ 1 जुलाई से आ रहा है। मुझे सिंगल यूज़ का याद था फर्स्ट, बट मैं आज वही सोचा था कि पेपर स्टॉक्स में बाइंग क्यों थी, तो वो बट हाँ, एक सेक्टर मैं तो वही एक गाना गाऊंगा जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। एक और होमवर्क कि जब क्या ऑटो के नंबर्स आते हैं और स्टॉक वापस गिर जाते हैं, सर वो बेयरिश ही होते हैं, वो थोड़े से ऊपर आ रहे होते हैं फिर वापस गिर जाते हैं। इस बार ये गिर जब बढ़ रहे हैं ना तो सब ब्रेकआउट पे खड़े हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पूरा ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट पे खड़ा हो और नंबर्स आने वाले हो वापस गिर जाए। हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने आ जाए, बट ये बोल देना कि 1-2 तारीख को नंबर्स आएंगे उसके बाद ऑटो सेक्टर को बेच सकते हैं, सॉरी सर। M&M का चार्ट देख लीजिए आप। नंबर्स कुछ भी हो, मैं चार्ट जैसे हर्ष सर ने बोला कि चार्ट्स बहुत पहले बता देते हैं। आप M&M का चार्ट देख लीजिए, TVS मोटर का चार्ट देख लीजिए। ये दो चीज़ें, हाँ ये दो तो ऐसे बहुत ही क्रीम चार्ट्स हैं कि मैं मुझे कोई रात को नींद में आके बोले ना कि इन दोनों को शॉर्ट कर देना, तो मैं आज करने वाला इन दोनों को। सो ऑटो सेक्टर एंसिलरी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि एंसिलरी में क्या है, F&O काउंट एक ऑटो सेक्टर का सबसे बड़ा दिक्कत भी यही है, क्योंकि जितने काउंटर F&O कवर्ड है ऑटो सेक्टर में, कोई एक है
जो एफएनओ में ना हो। तो ये क्या है, फिर एफएनओ में आते ही क्या है, कहाँ पैसा लग रहा है, उस सब से ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेरे लिए। तो मैं तो ऑटो पे भी बुलिश हूँ, तो मतलब मैं तो आज क्या सब पता कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट ठीक है। सो पैकेजिंग सेक्टर कैन डू गुड, ऑटो विल डू गुड, डाउन साइड नहीं है। मेटल्स और क्या डिस्कस हुआ, या और क्या मुझे याद आ, आई थिंक लॉजिस्टिक्स की बात हुई थी, पोजीशन है, तो आई एम बुलिश ऑन ब्लू डार्ट। बट उसके अलावा मुझे ना वीआरएल में अच्छा पैटर्न महाराष्ट्र लॉजिस्टिक में दिख रहा, ना कॉनकोर में दिख रहा। और उसमें कोचिंग शिपयार्ड में बाइंग थी, बट अच्छी लगे कि मैं उनको सीरियसली बाई करने का सोचूं। तो मैं एक ब्लू डार्ट ही है जो अच्छा कंसोलिडेट हो रहा। बिल्कुल सही है कि वो 60-65% डिले। आई एम वेरी बुलिश ऑन ब्लू डार्ट। सो सेक्टर में आ रही है। और कौन सा सेक्टर है फाइनेंशियल में, पहले बोल। और कुछ बचता है क्या? नहीं, मतलब अभी किसी की और क्वेरीज होंगी, मेरे को कुछ और पुट ऑन करना होगा तो। Right. Hi. Yes, So yes, please, sir. I would like to add on to the points ये discussed by Breakout Chat. तो आई मीन मेटल्स पे सब लोग बेरिश हो रहे हैं, रियल एस्टेट पे सब लोग बेरिश हो रहे हैं। ऑब्वियसली आई मीन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक ने आई मीन शॉर्ट टर्म में वीक है ये सेक्टर डेफिनेटली। लेकिन मैं एग्री करूंगा ब्रेकआउट चार्ट्स के साथ कि मेटल्स का जो बुल साइकिल चलता है वो सालों कम से कम 7-8 साल चलता है। तो अभी एक साइकिल हो गया और ऑब्वियसली एक नॉर्मल बात है, ये 40-50 तक का टूटना ये एक बहुत नॉर्मल बात है मेटल्स के लिए। लेकिन जब मेटल्स का बुल साइकिल चलता है तो वो स्टॉक जहां से साइकिल चलता है वहां से कम 30x फ्रॉम द लो ऑफ द साइकिल वो चलता है। तो अभी बस एक पार्ट हुआ है मेटल्स के बुल साइकिल का, अभी बाकी अगला पार्ट आना बाकी है। अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश दिख रहा है ऑब्वियसली, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आई मीन मैंने पहले भी बात की कि मैं ऐड करना चाहूंगा स्टॉक्स, और ऑब्वियसली इसमें मेटल सेक्टर मेरा है फेवरेट, मैं मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मेटल का बुल साइकिल लंबा चलेगा और ये मैं भी बिलीव करता हूँ। सेम विथ रियल इस्टेट 12 साल 10 साल का ब्रेकआउट आया है रियल इस्टेट पे, और उसका अभी रिटेस्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली मीन्स ब्रेकआउट रिटेस्ट होके वापस एक बार अप साइकिल चालू हो जाएगा। देन आई विल देन आई विल स्टार्ट गेटिंग बुलिश ऑन द रियल इस्टेट आल्सो। एंड सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी 10 साल का ब्रेकआउट आया है। और कोई भी सेक्टर पे अगर 10-12 साल का ब्रेकआउट आता है तो वो 1-2 साल में उसका बुल साइकिल कंप्लीट खत्म नहीं होता, वो तेजी कम से कम 6-7 साल चलती है। तो हमने अभी जो देखा 2020 का, वो एक फर्स्ट साइकिल था बुल मार्केट का। ऐसा सेक्युलर बुल मार्केट लास्ट 10-12 साल में कभी आया नहीं था। आफ्टर 2008 वी नेवर सॉ एनी सेक्युलर बुल मार्केट। सेक्युलर बुल मार्केट यानी सारे सेक्टर जो कोर सेक्टर्स है, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स का सारे सेक्टर चलने लगे। ऐसा तो सीन कभी 2008 के बाद था ही नहीं। गिने चुने सेक्टर्स चलते थे और इंडेक्स भी इतना नहीं जाता था जो जिस तरह का इंडेक्स पे राइज आया है। एक ओवरऑल इंक्लूसिव राइज बोल सकते हैं हम लोग, सेक्युलर बुल मार्केट बोलेंगे तो मींस ओवरऑल सेक्टर्स वाइज राइज था। ऐसा राइज 2008 के बाद कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया है 2020 में। और आई मीन ये साइकिल बस 1-2 साल की रैली में खत्म होने वाला साइकिल नहीं है ये 7 साल चलेगा ये रैली। तो अभी एक पार्ट हो गया, अभी उसका रिट्रेसमेंट चालू है। ये रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद वापस जब साइकिल पकड़ लेगा और बहुत बड़ी तेजी देखनी है हमें मेटल्स में, रियल एस्टेट में, ओवरऑल मार्केट में। सो आई मीन आई एम एक्सट्रीमली बुलिश इन टर्म्स ऑफ लाइक 2 साल का व्यू लेके चलना है, 2-3 साल का। देन आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन मार्केट। शॉर्ट टर्म मेरा व्यू चेंज होते रहता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। या दैट इज फाइन। शॉर्ट टर्म में अगर फिर तो वो चेंज करना पड़ेगा, आई एम कम्प्लीटली अग्री विद दैट। बट बेरिश हो जाते हैं ना, तो मेरे को क्या वो मन नहीं मानता कि सब कैसे चलेगा, तो बैलेंस देने के लिए Right. Absolutely. बढ़िया बढ़िया।
ओके, Yep. सो मेरे पास क्वेश्चंस। ये विशु, एक मैं Right. पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, हाँ, बिल्कुल सर। मतलब I might be wrong, guys. Guys, you have to understand. Maybe मैं गलत भी हो सकता हूँ यार। 2008 में मंदी आई थी जो 2010 तक चली। 2 साल की मंदी थी जिसमें कि रियल एस्टेट यूएस का टूटा। अब 2020 में कोरोना वायरस करके आई, लोगों ने इसको चाइनीज वायरस बोला या क्या बोला यार। हर बियर साइकिल के बाद एक बुल साइकिल आता है। मतलब 2010 के बाद जो आपकी निफ्टी मेरे हिसाब से 2200 2300 पे थी, सीधी 6000 रुपए पे चली गई थी। तो अभी भी हम 7500 से 18,000 के। तो यार उसके पीछे ना, इकोनॉमी में अगर आप एनएसएम का रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स है, उसमें 3 इन्वायरमेंट होते हैं। एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एक सोशल इन्वायरमेंट, एक होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये मार्केट 18,000 या डाउ जोन्स या मतलब जो आप साइकिल की बात करो, आईटी चला, फार्मा चला, मेटल्स चला, बैंक्स चले, फाइनेंशियल्स चले, उसके पीछे एक ही रीजन था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। वर्ल्ड की इकोनॉमीज यार, डाउ ऐसा कितनी बार हुआ है आप मतलब वर्ल्ड में कि मतलब यूएस ने नोट छाप छाप के लोगों के अकाउंट में डाले हैं। मतलब लाभ भारती जो इंडिया ने करी है यार, कोई बंदा भूखा ना रहे। मतलब हर कंट्री की जो भी इकोनॉमीज थी जहां पे डेमोक्रेसी है या जहां पे कम्युनिज्म चलाते हैं, सब मार्केट, सब कंट्रीज इकट्ठे हो गए कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे 130 करोड़ पॉपुलेशन है, आज के दिन पे हर बंदे को वैक्सीन लगी। वैक्सीन तक हमने बना ली यार। सो हर बुल साइकिल या हर बियर साइकिल, 2008 की मंदी कुछ और थी, 2020 में कुछ और था, उसके बाद में रिजल्ट कुछ और आगे चल के। मतलब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार 10 साल बाद क्या होगा। मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि आज के दिन के ऊपर ना जो बंदे 18,600 पे टारगेट दे रहे थे 22,000 रुपए का या 24,000 रुपए का, निफ्टी का बुल साइकिल है, वो बुल आज के दिन पे बियर उनको इस लेवल पे, जैसे एक स्टॉक था नजारा टेक्नोलॉजी यार, 3400 रुपए पे स्टॉक 1100 पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब लोगों ने बोला भाई ये 10,000 का टारगेट, ये 25,000 का टारगेट, ये 40,000 का टारगेट। मतलब ऐसे नहीं होता। आप हर साइकिल एक अलग साइकिल है। 2008 में कुछ और परिस्थिति थी, 2010 में कुछ और सर्कमस्टांसिस थे। आप ये बताओ, आप जितने भी लोग हो, आप ये बताओ कि यार 2020 में ऐसे वर्ल्ड कभी इकट्ठा हुआ कि हमने कोरोना वायरस को डिफीट करना है? कभी ऐसा लॉकडाउन लगे? मतलब 2-2 3-3 महीने के लॉकडाउन लगे हैं हमारे इंडिया में। और मतलब यूएस ने नोट छाप छाप के, इवन ऑस्ट्रेलिया में नोट छाप छाप के अगले के बैंक अकाउंट में हमने नोट डाले हैं कि यार आपके पास वो हो, और उसी की वजह से आज इन्फ्लेशन है। सो हर जो भी वर्ल्ड के पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम आई, मतलब आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम अ प्राउड इंडियन। आज के दिन पे 1800 रुपए क्विंटल पे हमारी वीट नहीं कोई उठा रहा था। आज के दिन पे पोर्ट्स में 3500 3-3 हजार रुपए क्विंटल पे हमारी वीट बिकने को तैयार बैठी है। जो जो वीट हमारे यहाँ पे चूहे खा रहे थे, एफ 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 आई सी के, एफ सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के गोदामों में, वो कह रहे हैं हमें चूहे खाने वाली भी वीट दे दो, हम वो भी उठाने को राजी हैं। सो इंडिया 1960 या 1965 में जो कि बाहर से वीट मंगवाता था, हम एक भूखे मंगो वाली कगार पे थे। आज के दिन पे हम 70 कंट्रीज को वीट दे रहे हैं। सो सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं यार। आज मेटल्स चल गए, आईटी चल गया, वो चल गया, अब आगे चल के केमिकल्स बहुत चल रहे हैं। पिछले 3 या 4 साल में जो बुल साइकिल केमिकल्स का आया है, इवन द दीपक नाइट्राइट, आपका एसआरएफ, आपके टाटा केमिकल, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कभी टाटा केमिकल या एसआरएफ जैसा स्टॉक 12-12 हजार रुपए पे चला जाएगा। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि स्टोरीज हमेशा बिल्ड होगी। हर एक साइकिल आएगा, बियरनेस आएगी, बट उसके पीछे जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना, जब वर्ल्ड की इकोनॉमीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक गट्स आ जाए कि हमने इसको डिफीट करना है और हमने स्टॉक मार्केट को बढ़ाना है, तभी ये मार्केट्स चलती है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट इज हाउ आई थिंक और आई परसीव। आई एम सॉरी इफ आई एम
I'm cutting anyone, but this is my point of view. Breakout chart, sir. I would like to comment. So बेसिकली अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 12,500 निफ्टी था, वहां से निफ्टी जो गिरा है 3 महीने में, वो एक बेयर साइकिल था, तो वो गलत है। एक्चुअल बेयर साइकिल स्टार्ट हुआ था 2018 में, जब स्मॉल कैप इंडेक्स का हाई बना था। स्मॉल कैप इंडेक्स के हाई बना था, वहां से स्मॉल कैप मिड कैप ने कभी नया हाई बनाया ही नहीं है 2019-20 में। निफ्टी ने बनाया है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में कभी भी नया हाई बनाया नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में मंदी ही थी, तो एक्चुअल मींस बेयर मूव जो स्टार्ट हुआ था, वो तो 2018 में ही स्टार्ट हुआ था। कोविड में उसका बस एक पैनिक सेल ऑफ जो आता है लास्ट में, वो कोविड का सेल ऑफ आके बेयर मार्केट तभी एंड हुआ था। 3 महीने में ऐसे कभी बेयर साइकिल मींस बेयर मार्केट एंड नहीं होता। रियल बेयर मार्केट हम लोग मान के चलेंगे तो 2018 में चालू हुआ था। सो 2008 के बाद अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 2008 के बाद जो गिरा था, उसके बाद मैं मानता हूँ कि 2018 2009 से 2018 एक शायद तेजी आ गई। लेकिन ये तेजी में भी बहुत से अभी ये जो सेक्टर है, मेटल्स है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर ऑयल एंड गैस में भी नहीं चला था इतना। बहुत सारे सेक्टर, कोर सेक्टर्स जिसमें जो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी के, वो सेक्टर चले ही नहीं है, सालों साल चले नहीं है ये कोर सेक्टर। तो अगर कोई इकोनॉमी के सालों साल सेक्टर चलते नहीं, तो उसको हम लोग एक सेक्युलर बुल मार्केट नहीं बोल सकते कि भाई इंडेक्स बस चलता जा। जो लोग इंडेक्स देखते हैं ना, वो लोग हमेशा फंसते हैं। इंडेक्स चलता जाएगा, इंडेक्स चलता जाएगा, इंडेक्स बस द स्टॉक से भी मैनेज हो सकता है। लेकिन रियल मार्केट में अगर तेजी नहीं आती है, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 2008 के बाद भी स्मॉल कैप इंडेक्स फर्स्ट टाइम 2018 में आया था ऊपर, फिर वहां से भी ऑलमोस्ट स्मॉल कैप स्टॉक में 80% फॉल आया था। तो ओवरऑल 10-12 साल रियल बुल मार्केट तो था ही नहीं। मींस मेटल सेक्टर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, रियल एस्टेट देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे। अगर कोई 2008 7 8 में स्टॉक लेके बैठा है ये, तो उन्होंने तो कोई पैसा कमाया ही नहीं है। 2008 में जिसने भी लेके बैठे होंगे, तो उन्होंने तो डेफिनेटली पैसा कमाया ही नहीं है। इंडेक्स चलता गया, इंडेक्स देखेंगे हमें लगेगा हाँ इंडेक्स बहुत अच्छा बढ़िया चलता गया, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता। एसबीआई जैसा स्टॉक है या फिर पीएसयू स्टॉक थे, वो भी 10-12 साल में साइडवेज या फिर करेक्टिव में ही चल रहे थे। एसबीआई ने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया है, और एसबीआई का मीन्स एक्सपोजर भी ये सारे सेक्टर को भी है। अ, और ये सारे सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है 2020 में पहली बार। उसके वजह से शायद एसबीआई ने भी दिया है, क्योंकि मीन्स वो सेक्टर में अभी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है शायद। और आई मीन पैसा तो छाप रहे थे, क्यूई तो 2009 से चालू था। तो 2009 से 2018 के बीच में बाकी सारे सेक्टर क्यों नहीं चले? अगर पैसा पब्लिक के पास तभी भी था, तो मीन्स तभी भी सारे सेक्टर चलने चाहिए थे, मेरा मानना है। 2020 में क्यों चले सेक्टर? सर एक मिनट, उसका मैं आपको विशु सॉरी आई एम टेकिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा था ना 2010 में, वो बैंक के पास, सर देयर इज टू थिंग्स इन मार्केट। आपके अगर इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो आपकी इक्विटी डाउन जाएगी। अगर वो कम होंगे, बॉन्ड रेट और इंटरेस्ट यील्ड डाउन होगी, तो आपकी इक्विटी मार्केट अप जाएगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप उसमें। 2010 या 2009 में जो बंदा रिटायर हो रहा था ना सर, बैंक की एफडी का रेट क्या था सर? 10 से 12%। आप एक बात बताओ, मैं आज के दिन पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को 10% रेट ना एसबीआई दे दे, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज के दिन पे किसी को पता था कि भाई 6.5%? सर आई बॉट अ कार इन दिसंबर। यू कार का जो इंटरेस्ट रेट था ना 10 साल पहले 12 से 13% पे, मेरे को 6.5% पे मिला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी इन्वायरमेंट साथ में चलता है वो डिफरेंट होता है। उस टाइम पे एनएससी में अगर आप नेशनल स्टॉक सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल में आपका पैसा डबल होता था, अब आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो मार्केट इवन जैसे नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक है यार, $700 पे चला गया आपका, मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स, मतलब वहां पे नैस्डैक में इस लेवल की होगी।
यूएस में इंटरेस्ट रेट 0% है। अगर आप आज के दिन पे यूएस के बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हो ना, आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो फिर भी सेविंग का 2 से 2.5% का ब्याज मिलता है सर। तो एक बंदा जो एक बंदा बैठा है, यूएस का सिटीजन है, उसको पता है यार मेरा पैसा बैठा नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। सो एवरी साइकिल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 2008 की मंदी कुछ और थी, 2020 की मंदी कुछ और है, और आगे चल के 2030 में हाउ द सिचुएशन प्रिवेल, नो वन कैन जज। मैं आज के दिन पे आपको ये नहीं बोल सकता हूं अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा। यू हैव टू बैक द अर्निंग्स, बैक द वैल्यूएशंस। लाइक आई सेड, अगर टीसीएस 2011 में भी सस्टेन किया तो वो 2050 में भी सस्टेन करेगी। वो उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन है सर्विस सेक्टर। आई कम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। जितनी इंग्लिश यहां पे बोली जाती है कहीं नहीं बोली जाती। सो सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया सबसे ऊपर रहेगा। बट इफ यू से अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया कांट बी नंबर वन। नंबर वन विल बी यूएस एंड चाइना, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मे बी आई एम इम्प्लीकेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट 2010 और 2020 इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स वाज डिफरेंट। आप आप एक नॉर्मल बात बता देता हूं कि अगर अगर आप अपने फादर को बोलो कि यार आप एफडी में 10% रेट पे पैसा लगाना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो, सो वो ये कहेंगे, मेरे आज के दिन पे मेरे फादर ही बोलेंगे मैं यार एफडी में लगाना चाहता हूँ अगर मेरे को बैंक 10% ब्याज देते। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। आपकी इकोनॉमीज, आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने वैसी बनाई कि स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं दिया। इवन बिटकॉइन भी यूएस मार्केट ने किया। एवरीथिंग जो भी मार्केट में पिछले 2 साल में हुआ है उसकी वजह से मार्केट बढ़ी है। इसको आप बबल कह लो, इसको आप कुछ कह लो, बट देयर वर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बैकिंग ड्यू टू दिस दैट हैपेंड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, विशु, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम, या आई एम या टेलिंग यू, प्रॉफिट या आई एम इसको ना, इसको यही आई बोल एम सकते हैं जस्ट, कि थोड़ा ड्रैग हो रहा है। हाँ, हाँ, वी आर मेनी यूजर्स है। या तो so I'm just saying an example, like if अगर आज के दिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, सो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते नहीं लगाते। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, yes, that's a fair point, but my point was like स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे बराबर है, लेकिन जो कोई हर एक सेक्टर में पैसा लगाएंगे ऐसा नहीं होता ना। मीन्स हर एक सेक्टर जो चलता है, मीन्स आप कोई एक सेक्टर या 2-3 सेक्टर में लगाएंगे पैसा जो इसमें आपको लग रहा है कि हाँ चलो इसमें अच्छी तेजी आ सकती है। लेकिन हर एक सेक्टर जो चला है 2008 के बाद से, जो कभी चले नहीं थे सेक्टर 10-12 साल। आई मीन ऑफकोर्स एवरीवन हैज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली हम लोग चार्ट देखने वाले जब 10-12 साल का कोई भी ब्रेकआउट देखते हैं सेक्टर का, वो हम लोग मान के चलते कि वो ब्रेकआउट बस एक साल में मीन्स खत्म नहीं होता। अ, वो चलता है। ऑफ कोर्स इट्स अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, वन मे एग्री और नॉट, दैट्स द अदर थिंग। सो माय मेन पॉइंट वाज कि एक बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट आया है सेक्टर्स में। सो दैट कुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। और I mean, I specifically believe that markets are predictable, market cycles are predictable. अभी सर ने बात की थी कि 18,000 को एनालिस्ट 22,000 24,000 की बात कर रहे थे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, बट 18,000 पे मैं बोल्डली सबको बोल रहा था कैश में आ जाओ। सब लोग मुझे पागल बोल रहे थे कि क्या ये मतलब, मीन्स आई यूज टू से दैट ओके मार्केट विल कम टू 15,000। एक भाई साहब ने मुझे पूछा, अरे क्या वॉर होने वाला है क्या, आप 15,000 के टारगेट कहाँ से ला रहे हो मार्केट में। सो आई आई डिडंट नो कि भाई वॉर हो जाएगा। साइकिल्स चलते हैं मार्केट में, मार्केट साइकिल्स आर प्रिडिक्टेबल, व्हाट दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऑब्वियसली everyone doesn't have to believe that. So maybe we are going to have the cycle back again. That's my point. थैंक यू हर्ष फॉर दैट। प्रीति, यू वांट टू चिप इन? Yeah, I think there was a discussion going on metals. So I wanted to add on something to that. First thing is that when we check the charts of all the metal companies, and if we put the fib retracement there, so most of them are retracing at the moment.
So when we overall talk about the metals, sector, they have given us, a whopping around 70% of returns from the pandemic till yet. So I think a correction is very much okay. But yes, when we fairly look at the charts, we can see that there is a retracement which is happening. So sale is on the retracement of 0.618. Tata Steel, if goes for the same retracement, I think we can see 733 levels odd, 733 levels odd in that as well. So I think metals is something that I'm long term bullish on. First thing, it's a very cyclical sector. However, it has seen a lot of intense selling pressure in last months. There have been the reasons. Definitely, the first reason was the 15% of export duty on the finished steel products. Then I think there was some rating from CRISIL which was there, which was from CRISIL was there, which was reduced to around 40%. Um, um, I don't know, due to there was some duty related measures. It was there. Then due to this China lockdown, it was there. So I think there has been few issues with the metal stocks, which has led them to this kind of fall. The pressure has been definitely there. But if somebody has to be a long term investor, I think they have their own stages. So they will always come into the cycles when it comes to, you'll see a proper accumulation phase, you will see a proper distribution phase. So I think in metals it is very very much visible, and you can find that out and then you can jump in. Second, we were talking on, I think, real estate. So why I was why I was bearish on real estate. I'll explain you on certain ways. The first point is, after the pandemic, there has been there has been a huge toll on offices, then the retail, the entire retail segment. Apart from that, the warehouses as well, and the colonizations as well. So I think for now, most of the retail has been hit, because still people are reluctant on investing into that, because again, the kind of the pandemic is still not over, and every now and then we listen that that there's new wave which is coming, and that is actually damaging the entire move in this sector. So this is, I think, one of the reason, regardless, to say that people are being reluctant in this sector. So the unexpected news, the waves, is one big thing. Apart from taxes and all, I'll not speak on that. Is one thing that I think people should should think before they're expecting immediate profitability in these kind of stocks. Swing and all, depending on technical and stuff, is very different. But on a broader sense, I think these are the sectors which somebody should take care of, jumping in, getting into the psychological parameters. Last thing to add on what I think somebody was discussing. So I think Profitbigbull was discussing about rate of interest. I think most importantly, when we compare this, that agar 10% ka rate of interest milega, to we'll go back to bank and we'll deposit our cash. I think for now the psychology of people has changed a lot. So why people are aware of market, the kind of numbers that we have seen, the number of demat accounts we have seen opening for now, and that has been into all age criterias. It's not that that only youth is opening the account. I think people who are around 60, who are around 70, retired people, all are actually opening the demat account, and they're trading, they're investing. So I think this psychology has to be not actually implicated into this particular thing. So for now, I think for the long term investing, yes, there's a lot of space in stock markets to have the investment, and to just to understand the entire markets in the long term, how we can
actually get into it, and what could be the trending upward moods, upward periods in the market, and where we can shave our exposures, and how we can mark up the increase in the price, and if we can jump into that, and we can actually widespread our knowledge, and see the effect of it, and lengthen the entire market cycle. I think this is a time wherein we can definitely get into it, and most of them have actually got into it. So I think this is something that I not agree upon, that if अगर मुझे तो 10% का 11% का भी ब्याज मिलेगा तो मैं शायद ना जाऊं. And I think I have made up mind of my father as well, who would also like be okay to getting into this, because I think once you try things, and once you get the hang of doing things by your own, I think you would not be interested in putting your money into some, because abhi to you never know what kind of policies we are coming in with, with government banks, or even the private banks as well. So things may change, and being sensitive to your own financial parameters and analysis, I think things are definitely going to change. So this is what I wanted to add on. Brilliant, absolutely brilliant. हम लोगों का इस समय, of course, we have kind of exceeded our closing time, but we have a lot of questions from our audience. So I would request if we can take up some questions, some more time, and I'd request our guests to stay on for a little more while so that we can take up at least some questions. हमारी audience काफी देर से हमारे साथ. We have over 500 people right now, and they have posted a lot of questions in the tweet that is posted above. So थोड़ा सा और extend कर लें sir, with your permission. Of course, batting आप लोगों को करनी है, मुझे तो सिर्फ bowling करनी है, and I can listen to you people talking and learn from you all night long. But because you are the batsman, I have to seek your permission. All right. Yeah, sure. Okay, awesome. So Ayush Gandhi sir का एक question आया है. We are seeing 40 to 60, 50-50 and 60-40 bearish bullish days in a week. Is selling far OTM on both sides a good option for premium decay? Breakout chat sir. मतलब OTM एज प्रीति सेड कि बैंक निफ्टी में अब 2200 पॉइंट की रेंज हो चुकी है, तो अब 2200 पॉइंट दूर दोनों साइड बेचोगे ना, तो आई गेस 20-20 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम मिलना नहीं है. तो अगर 20-20 रुपये का प्रीमियम के लिए इफ़ यू वांट टू सेल, और वैसा रिस्क लेना है कि 2-3% का गैप अप हो तो वो 20 का 40 हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा वर्थ इट है एट दिस पॉइंट. अगर OTM भी सेल करना है तो थोड़ा सा रेंज नैरो डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा कोशिश कीजिए. दैट मतलब मैं थोड़ा सेलिंग से वास्ता कम रखता हूँ, बट फिर भी रेंज बहुत बड़ी है, तो सेलिंग में अभी थोड़ी दिक्कत सबको आ रही है. मतलब वेटरन्स को भी दिक्कत आ रही है एट टाइम्स, तो क्योंकि गैप्स में बहुत दिक्कत आ रहा है. सो इन दैट मैनर आई वुड से कि थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद यू कैन ट्राई. Right. Okay. So next question, sir. Ayush sir का एक और question था कि there are a few stocks that are at 200 DMA support and low P like Bank of Baroda, Mahindra, CIE, Indorama. So should one look to buy them? So of course I think इसमें थोड़ा सा opinion तो differ करेगा सभी लोगों का, but in general about if we can have some thoughts on criterias for buying. Is 200 DMA is a good and low P a good criteria, sir, according to you? एनीवन वांट्स टू चिप इन? चलो मैं ही ले लेता हूँ. तो मेरा तो बेसिक क्राइटेरिया यही है, मतलब 200 EMA से नीचे तो स्टॉक में खरीदता ही नहीं. मतलब कोई एक्सेप्शनल केस हो, मुझे लगता है कि रिवर्सल हो ही जाएगा, तो वो बात अलग है. सो पहला क्राइटेरिया पी डजेंट मैटर टू मी. अब ठीक है, जैसे जुबिलेंट फूड्स का पी एक टाइम में 100 हो गया था, और ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाई कर लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है पी का. तो बट 200 DMA की जगह, मतलब 200 EMA इज़ अ मस्ट क्राइटेरिया फॉर मी. उसके नीचे आई डोंट बाय, दैट इज़ अ नो जोन फॉर मी. अब बैंक ऑफ बड़ौदा रहने दीजिए. महिंद्रा CIE में ब्रेकआउट आया, लुकिंग गुड टू मी. इंडोरामा का चार्ट याद नहीं आ रहा, सो आई गेस अच्छा नहीं हुआ होगा. सो वो सोच के अभी जाने दे देते हैं. All right, awesome. Okay, उसके बाद हमारे पास सर काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो I'll try to take up some big names first. वो शायद आपको चार्ट्स उसके ज्यादा आसानी से याद आए. Okay, so पहला क्वेश्चन सपना जी का है, how much will Bajaj and HDFC twins correct further? ये प्रॉफिट बिग बुल आंसर करेंगे, उनके फेवरेट काउंटर्स है. Sir. I think Vishu, I think HDFC and Bajaj are at very good levels. I think जो भी हमारा लो लगा था, I think HDFC में 2030. I think जब तक ये लो नहीं टूटता, and for Bajaj Finance, I think 50 to 100.
ये लो नहीं टूटता और इसके अगले मतलब महीने रिजल्ट्स भी हैं. So I don't expect a much fall in this. So if any dip comes, I think you should look to buy. And as breakout chart sir said that financial stocks are looking good. So I don't think we should be bearish at this point of time. Yeah. Yeah. राइट राइट एब्सोल्युटली सर. ओके, उसके बाद वेलरॉय सर के आए हैं रमा स्टील पाइप्स एंड कल्याणी स्टील्स. इफ एनी ऑफ यू इज ट्रैकिंग ईदर ऑफ दीज स्टॉक्स सर. नहीं, दोनों ही ट्रैक नहीं कर रहा. बट ओके. रमा स्टील ना, दोनों, सॉरी फॉर दैट, मैं दोनों ही ट्रैक नहीं कर रहा. आई गेस अगर कोई और ट्रैक कर रहा हो तो आई डाउट कोई भी कर रहा होगा. ओके. Okay. Next, long-term investment plan on Hindustan Aeronautics Limited and Tanla Platforms. HL के लिए बुलिश. तानला Okay. का आई डाउट. ये तानला में क्या है, 100 रुपये से 2200 रुपये की रैली आया है, तो Okay. वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है. अब उसको थोड़ा साल भर कंसोलिडेट होने दीजिए. उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वी विल सी. पर तानला का जो रन है 100 से 2200 का, वो इन अ वे एक लॉन्ग टर्म हो चुका है. One thing that I think HL में there is some dividend being announced, तो शायद वो adjustment होगा. तो somebody if has immediately is trying to get into it may wait for some time and then get in. Just a view. Right. Awesome. Perfect. Okay. Next आया है Tejas Network and Nelco, in case you're tracking. तेजस नेट तो नहीं, नेलको भी नहीं. Okay. Other guess, Harsh Dixit sir, Profitbigbull sir, Priti ma'am. In any case, मतलब अगर आप लोग any of these stocks if you're tracking, please do feel free to chip in, pause me, stop me, and anywhere. Okay. Next, Tejas yeah. Tejas Yes, ma'am. Network, I think is still a buy with a stop loss of 420. It's trading at around 440 levels with a stop loss of 420. I think it's long. Awesome, awesome. Thank you so much for that, ma'am. Okay, next Bhavya ji का आया है MRPL, and they've asked good stock to invest in, so I think they're looking to get in now. MRPL तो प्रीति वुड कवर, प्रीति को बहुत पसंद है वो. हाँ, I'm tracking Everyday MRPL. Priti. MRPL, yes, I am already invested, but I am invested from very low levels, and I have seen 120 plus levels. I have booked some quantity. I'm still long into it. I'm expecting around 140, 150 levels soon. So I'm still into it, and if somebody has not invested, I will not go to get into immediately. You can buy in tranches, and you can add on in some smaller quantities probably. अभी एक रिट्रेसमेंट दे के आई थिंक वापस थोड़ा पिकअप कर रहा है ऑब्वियसली. हाँ, it was in UC today. आज तो 10% की UC में था. या All right, awesome. Next, Math and Alloy के लिए अनुभव जी का आया है. He has got 300 shares, averaging around 1100. He can hold for 5 years. Otherwise, he can also, मतलब if should he switch or should he continue with it? That's his question. If anybody of you is tracking Math and Alloy, I think एक time पहले काफी hero stock हुआ करता था. So would love to know your thoughts. मेथानोलॉय 1400 का कितना, 800 रुपये आ गया. 800 रुपये See, it has even actually broken its monthly support as well. So अभी नीचे तो I think the most important support it again has at around 670 levels. It is trading at 870. So वो monthly support है, तो somebody should be cautious. Right. Okay, awesome. सपोर्ट भी तोड़ दिया. Okay. इसके बाद हरिता जी का आया है BLS इंटरनेशनल. ये स्टॉक में थोड़ा सा तो मैंने भी बाय करा था. Okay. करंटली बाय है अभी भी. सो इफ यू आर करंटली होल्डिंग इट, मैंने लैपटॉप चालू कर लिया. सो इफ यू आर करंटली तो 190 के लेवल से यू कैन. ब्रेकआउट है सर, ब्रेकआउट है मैथन BLS में, बिकॉज मंथली 2017 के बाद ब्रेकआउट है. All right, awesome. You can hold. Okay, awesome. लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट. Okay.
इसके बाद वसीम शाह सर का आया है एनसीसी एंड ट्राइडेंट। आई एम नॉट ट्रैकिंग एनी ऑफ देम, बट खोल लेता हूँ चार्ट फटाफट। ओके, एनसीसी, एनसीसी वीक है स्टॉक चार्ट पे तो एटलीस्ट हाँ फिलहाल। वो का रीटेस्ट कर गया, सो वो परफेक्ट हो गया वो तो। सो एनसीसी इज अवॉइड। ट्राइडेंट में क्या हुआ, ट्राइडेंट भी चेक कर लेते हैं। ट्राइडेंट भी इज अवॉइड, अभी के लिए जाने दीजिए। ट्राइडेंट में, हाँ ट्राइडेंट अभी के लिए अवॉइड है। थोड़ा सा एक भाई अभी कंसोलिडेट करेगा, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ डाउन साइड है, बट अभी अपसाइड भी थोड़ा सा कम है। I agree, sir. Breakout star, sir. Because Trident की book value around about 7 rupees and it's trading 5 times above the book value. So I think you are bang on. Yeah. राइट, ऑसम। नेक्स्ट सर स्नेहल जी का आया है खैतान केमिकल एंड एमओएल। दोनों अच्छे हैं, मतलब खेतान केमिकल का एमओएल में तो ब्रेकआउट आ रहा है। मैं खेतान का बता देता हूँ। खेतान 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 भी ठीक कर रहा है, मतलब जितना बॉर्डर मार्केट्स फॉल हुए हैं उतना वो नहीं गिरा। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकता है। सो खेतान इज गुड, एमओएल आल्सो गुड, सो नथिंग टू वरी अबाउट। राइट, ऑसम। नेक्स्ट सर आया है व्हाट अबाउट यूफ्लेक्स एट करंट प्राइस, संजय जी का। Uflex is again a good stock, same from the packaging industry, and as per the news, I think as I said, वो जो अपना plastic ban का news है उसके हिसाब से it can do well, so can be bought. Awesome, awesome, बहुत amazing. स्ट्रॉन्ग Thank you है। so Any much. wish you any day close above 650. That is monthly close. It can rocket. Awesome, awesome, great. Thank you so much for that. Yeah. Okay, next आया है Shiva Cement and Suzlon. This is from Ganesh sir. Shiva Cement and Suzlon, if any of our experts are tracking. शिवा सीमेंट सुजलोन तो जाने दीजिए। सुजलॉन अवॉइड ही करो। मतलब मुझसे तो कभी पूछे ना कि सुजलोन ले लूं क्या, मैंने नहीं। ले लो हीरो जीरो इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं वो, अरे ये 10 साल से सब यही बोल रहे हैं सुजलोन के लिए। हीरो वो शिवा अभी सीमेंट कंपैरेटिवली अच्छा है। ये भी थोड़ा बीसीएल बीएससी आई एम नॉट ट्रैकिंग, बट ये का तो 830 का है, या तो बुक एनालिसिस, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा कंप्लीट। बाकी विशु फंडामेंटल कुछ खास नहीं है कंपनी के। टेक्निकली अच्छा लग रहा है बट फंडामेंटल कुछ खास नहीं है। सेल्स आई थिंक 10 साल की सेल्स -21% एंड मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, तो फंडामेंटली इट्स नॉट गुड। टेक्निकली नो डाउट इट इज लुकिंग गुड। Right, awesome, awesome sir. Okay, इसके बाद त्रिशांकु सर का आया है TCS एंड Infosys की रिकवरी पे, if we have any comments. प्रॉफिट बिग ऑल योर्स। सर सर बिल्कुल रिकवरी होगी। क्यों होगी? मैंने आपको रीजन दिया है कि डॉलर आईएनआर के अगेंस्ट हो रहा है एंड 2011 में भी इन्फ्लेशन थी, तब भी टीसीएस बढ़ा था। इन्फोसिस ने पैसा, आई थिंक कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, एशियन पेंट्स हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सो मतलब दीज आर द जेम्स। आई थिंक इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन जाएगी, बट ये शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के देंगी। मेरे को नहीं पूछो यार, उसकी सीएजीआर देख लो, आई थिंक लास्ट 20 years की। आई थिंक उसने पैसा कमा के दिया और आपको पैसा जरूर एट एवरी लेवल, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डेफिनेटली दीज टू कंपनीज विल मेक मनी टू यू एंड दीज आर द जेम्स। Right. एब्सोल्युटली, और एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है Hmm. 2020 के रैली के बाद, सो Hmm. ऑब्वियसली और गुड Right. रिकवरी कैन बी सीन। Awesome, awesome, awesome. Great. इसके बाद प्रशांत सर का आया है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फॉर लॉन्ग टर्म, if you have any views on that sir. Okay. And there's one more. म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सही नहीं है, सो All right. Next, रोहन देसाई सर का आया है PSP प्रोजेक्ट्स। हाँ बुलिश, मैंने आज ही खरीदा थोड़े से। हाँ, PSP projects bullish. हाँ Awesome, awesome, awesome.
सो क्वेश्चंस तो हमारे पास लाइन से बहुत बहुत आते जा रहे हैं, बट आई थिंक हम लोगों ने वी हैव कवर्ड सम ग्राउंड, तो एटलीस्ट वी हैव ट्राइड टू कीप प्रॉमिस जितना हम लोग कर सकते थे. एंड दिस हैज बीन एन अमेजिंग स्पेस. बहुत मजा आया है काफी टाइम बाद. एक बहुत अच्छी, बहुत ही एक्टिव और बहुत पैशनेट स्पेस थी. आई थिंक ये ब्रेकआउट चार्ट सर ने आते ही प्रेडिक्ट कर दिया था अपनी एनालिसिस से कि आज बहुत मजा आने वाला है, एंड विच quite came true. So this was fun. Thank you so much, everybody. अभी भी हमारे साथ we have a lot of people still sticking out with us. Over 462 people still listening to us. It's 10:45 at night. एंड 1.25 घंटे से हम लोग मार्केट की बातें चल रही है. मैं रात भर कर सकता हूँ, बट देर ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. So this has to end. I would love to thank each and every one who is here listening to us, and of course especially our guests who are there, who took out time. इतना लंबा टाइम एक अपने शेड्यूल में से आफ्टर अ लॉन्ग डे उन्होंने टाइम निकाला, हमसे बातें करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे. बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी एनालिसिस मिली. Thank you so much for that. I really can't thank you enough, sir. All of you, sir and ma'am. Yeah. Good night, all. Thank you, Vishnu. Yeah, thank Good you. night. Yeah. Thank you all. Good night. Right, this has been amazing. Have a really profitable day tomorrow and a really good night now. Bye bye.